हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनटी स्टडी में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन 2021 के बारे में, पेपर 5 लेबर लॉस। तो दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कम से कम 4 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। पहले क्वेश्चन ढूंढो, उसके आंसर ढूंढो, फिर उसके बाद जो है वीडियो क्रिएट करो तो इसमें, और फिर उसके बाद एडिट करना, तो बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा मेहनत को इसको थोड़ा सा सराहा दीजिए। तो इसको सब्सक्राइब या और वीडियो को लाइक करिए और नीडी पीपल को इसको भेजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर हैज़ बीन डिफाइंड। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें सेक्शन 9, ठीक है, इसका सही आंसर है। जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर जो दिया हुआ है वो सेक्शन 9 में दिया हुआ है। अब जो ये नीले पॉइंट है ये मैं लगा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं हिंदी में बताऊँगा अब ये, ठीक है। तो इस सेक्शन 9, तो मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेक्शन 9 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे देखते हैं, धारा 2(1), ठीक है, कारखाना अधिनियम की धारा 2(1) में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसे एडल्ट को परिभाषित किया गया है, ठीक है, वयस्क। अब दोस्तों थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एडल्ट कौन होता है, एडोलेसेंट कौन होता है और चाइल्ड कौन होता है। देखो एडल्ट उसे कहते हैं जिसने अपनी 18 ईयर की एज पूरी कर ली हो, ये 18 साल का हो या 18 से ऊपर का हो, ठीक है, वो कौन होता है? एडल्ट होता है, ठीक है। एडोलेसेंट की बात करें तो 15 से प्लस हो, यानी कि 15 साल का हो या 15 से बड़ा हो लेकिन 18 से छोटा हो, ठीक है। 15 से बड़ा हो और या फिर बराबर हो लेकिन 18 से छोटा हो, ठीक है। सॉरी, 15 से बड़ा हो, तो 15 से बड़ा हो या बराबर हो लेकिन 18 से छोटा हो, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा? एडोलेसेंट हो जाएगा। और चाइल्ड कौन होगा? चाइल्ड वो होगा जो 15 साल की एज जिनने पूरी नहीं की हो या 15 साल से छोटा हो, तो वो कौन कहलाएगा? चाइल्ड कहलाएगा। ओके, आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कारखाना अधिनियम के अनुसार कारखाना में निम्नलिखित शामिल नहीं है। कारखाने में क्या क्या शामिल नहीं है? खान अधिनियम 1952 के संचालन के अधीन है। चलित यूनिट जो संघ के सशस्त्र बल से संबंधित है। रेलवे, रनिंग शेड, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, इज द करेक्ट, ठीक है। खान भी है, ठीक है, और सशस्त्र बल जो चलित यूनिट है वो भी फैक्ट्री में आती है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या बनते हैं? बम, गोला बारूद ये होती है, तो इस तरीके से चलती है। खान में आपको मालूम ही है। रेलवे का जैसे ये आपको मालूम कपूरथला, ठीक है, कपूरथला रेलवे फैक्ट्री, तो इस तरीके से रेलवे कोच जो बनते हैं, तो इस तरीके से उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि 4 क्या कहता है, ठीक है, एक सेकेंड। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 है, केवल विधिक उचित हड़ताल में ही कर्मकार हड़ताल की अवधि के लिए भुगतान करने के लिए दायी है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है बुलारपुर कोलरिस, ठीक है, बुलारपुर कोलरिस। अब देखो इसको थोड़े याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। देखो दोस्तों मैं केस की ट्रिक बताऊंगा सब में, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन की नहीं बताऊंगा क्योंकि सेक्शन आप ये देखिए कि एक्ट कम से कम 9 से 10 है, ठीक है, 10 एक्ट हैं। अब 10 एक्ट की धाराएं कितनी होंगी वो सोच लीजिए। तो याद करते करते भैया अम्मा याद आ जाएगी, तो इसलिए मैं जो है सेक्शन नहीं करवाऊंगा, आपको सिर्फ केस याद कराऊंगा जो मेरे जिम्मे में है। तो इसका हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, फिर उसी पे याद करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है लायबल टू बी पेड वेजेस। अब देखो लायबल टू बी पेड वेजेस, तो इसका मतलब क्या है? देखो भुगतान करने के लिए दायी है, ठीक है, उत्तरदायी है। तो अब ये देखो कैसे याद रखेंगे, तो लायबल माने दायी और पेड वेजेस, तो अब देखो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे। देखो कैलोरीज माने को हम मान लेंगे कैलोरी, ठीक है, कैलोरी होती है ना जो खाने में जो खाना खाते में हम देखते हैं कि कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, कितनी कैलोरीज हमने इनटेक कर ली, तो वो वाली कैलोरीज, ठीक है। तो वो कैलोरी है और ये क्या? लायबल टू बी पेड वेजेस। अब वर्कमैन जो होता है, वर्कमैन तो अपनी कैलोरी वैसे ही पेड कर देता है, किससे? अपनी मजदूरी से, तो वो उसको देने के लिए क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है। कैलोरीज पेड कर देता है किससे? अपने काम से, यानी कि वेजेस से, मजदूरी से, ठीक है, और वो देने के लिए वो क्या है? लायबल है। इस तरीके से याद रख लेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक सेकंड, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्मचारी राज्य की धारा जो है वो 26 का में जोड़ी गई है। तो वो किस में जोड़ी गई है? तो 1966 का जो अधिनियम है संशोधन, उसके तहत जो है 26 का जोड़ी गई, यानी 26A जो सेक्शन है वो इस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, यानी 1966। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन क्या है? तो अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेबर कोर्ट हैज़ बीन डिफाइन। लेबर कोर्ट किस में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन के बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ, इसकी ट्रिक हम क्या कर लेते हैं। के बी लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में कब आना है, ठीक है, कब आना है, कब, ठीक है, लेबर कोर्ट में कब आना है, ऐसे याद रख लेंगे। तो के बी, ठीक है, लेबर कोर्ट में कब आना है, ऐसे याद रख लेंगे। तो के बी, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये टाटा खाए हिंदी में तो याद मत करना, हिंदी में याद करने बैठे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पक्की बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है जो
फोर्थ शेड्यूल है, ठीक है, प्रैक्टिस स्पेसिफाइड किया है फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। तो ये जो लेबर जो लिखा हुआ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वो फोर्थ शेड्यूल में डिफाइन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हेल्थ अंडर चैप्टर 3। तो ये जो है फैक्ट्रीज एक्ट में, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, हेल्थ में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, क्लीनलीनेस भी दिया हुआ है, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन भी दिया हुआ है और वेंटिलेशन, तीनों चीज़ें दी हुई थी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 विच चैप्टर जो है बताता है डील्स विद वर्किंग आवर एंड एडल्ट। तो ये कौन सा चैप्टर 6। देखो इसके चैप्टर थोड़ा सा याद कर लेते हैं, 6 चैप्टर है, ठीक है। तो देखो काम हमें जो है कितने घंटे की नौकरी होती है, नौकरी जो है 6 घंटे की तो होती है, ठीक है। वर्किंग आवर कितने के होते हैं, 6 घंटे के, तो इसलिए 6 चैप्टर, ओके। चैप्टर 6 8 घंटे की नहीं होती, ठीक है दोस्तों। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके लिए 6 घंटे का वर्किंग आवर होता है, इसीलिए 6 घंटे याद रखिएगा, 6 से 6 चैप्टर, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट। तो श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो इसमें जो है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा है, देखिए आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ओके। तो मैं इसको बता दूं कि मैंने ये वाला नहीं किया है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 3 वर्ष है कि 7 वर्ष है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो बता रहा है कि जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अपर जिला न्यायाधीश हो गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि एडीजे का एक्सपीरियंस नहीं मांगता, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज का होना चाहिए। मतलब जिला न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, ये तो चल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड जो है हम इसमें एलिमिनेट कर देंगे, बी हटा देंगे, बी हटा देंगे, बी हटा देंगे, यानी ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो मैं इस बिहाफ पे इसके आंसर पे पहुंचा हूं, लेकिन मुझे बस इसमें ही कंफ्यूज है कि 3 वर्ष या 7 वर्ष, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट कम अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो कौन सी कमेटी नहीं आती है, देखो वर्क कमेटी आती है, कॉन्सलेशन यानी कि सुलह अधिकारी आता है, ठीक है, सुलह बोर्ड आता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन आता है, विजिलेंस कमेटी नहीं आती, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट आर एम्पावर्ड टू टेक कॉग्नाइज ऑफेंस 34 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो हिंदी में देख लेते हैं कि कौन सी न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ले सकती है। तो महानगर मजिस्ट्रेट, अब देखो इसको इंग्लिश में देखो, मेट्रोपोलियन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट इंफीरियर टू मेट्रोपोलियन। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका ए बोथ मत लगा दीजिएगा, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने ये सर्च नहीं किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इस पर सर्च कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कहता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट हैज़ बीन गिवन। तो सेक्शन 22 में दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 22 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फैक्ट्रीज एक्ट जो है कब आया था, देखो इसमें थोड़ा सा ये याद रखना कि कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस में कब आया, ये आया 1 अप्रैल 1949 को। ये एग्जिस्टेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, एनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है। लेकिन गवर्नर की एसेंट जो मेरे चैनल का नाम है ASSENT, ठीक है, एसेंट माने होता है सहमति। तो इस पे जो सहमति मिली थी, ठीक है, तो वो मिली थी 23 सितंबर 1948 को। अब ये गवर्नर एसेंट का क्या मतलब है, देखो 1948 में कौन सा रूल होता था, गवर्नर रूल ही तो होता था, तो गवर्नर आएगा, ठीक है। तो गवर्नर की जो सहमति मिली थी वो कब मिली थी, 23 सितंबर 1948 को। और लागू कब हुआ था, ये हुआ था आज़ाद भारत में, यानी कि 1 अप्रैल 1949 में। आई होप यू गॉट द क्लियर whole of the concept. So move ahead to the next question. A child shall be employed or permitted to work in a factory. कोई बालक किसी कारखाने में नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात किया गया है। तो क्या किस लिए नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात, देखो आता है ना, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं बिल्कुल ही दिमाग का दही कर देते हैं, ठीक है। तो अनुज्ञात का मतलब है परमिटेड, ठीक है, नियोजित काम करने के लिए परमिटेड करता है। तो वो क्या है, किसी दिन 4.5 घंटे से अधिक के लिए, ठीक है। तो मतलब परमिटेड कर देता है कभी कभी के लिए, कब कर देता है, किसी दिन 4.5 घंटे से ज़्यादा काम के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें है स्टेट गवर्नमेंट मे रूल्स दैट कैंटीन शैल प्रोवाइड मेंटेन बाय द ऑक्यूपायर ऑफ यूज ऑफ वर्कर
इन एनी फैक्ट्री वेयर इन वर्कर एम्प्लॉयड। तो कहाँ पे कैंटीन की सुविधा होगी? कैंटीन की सुविधा वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर हो, 250 प्लस वर्कर होंगे तो एक कैंटीन की सुविधा जरूर दी जाएगी। ठीक है, तो एक कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाया रखा जाएगा जहाँ क्रमकार नियोजित किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 250 से ज़्यादा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये देखो, ये दोस्तों जो टिक लगे हुए हैं इन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना। ठीक है, मैं जो रेड टिक लगा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ओके, तो कारखाना अधिनियम की कौन सी धारा शिशु कक्ष से संबंधित है? ठीक है, शिशु कक्ष बोले तो क्रेचेस। ठीक है, तो क्रेचेस से कौन सी है? सेक्शन 48। ठीक है, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 बोलता है गुरुपद स्वामी समिति 1989 के काम करने की परिस्थितियों को देखने के लिए बनाई गई थी। किसको देखने के लिए? तो ये चाइल्ड को देखने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चिल्ड्रन, सॉरी। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। कर्मकार वर्क इज एंटाइटल फॉर एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। ठीक है, तो कितना कर सकता है? देखो, जब कर्मकार कारखाने में किसी दिन 9 घंटे से अधिक काम करता है तो ठीक है, उसे अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। ठीक है, वो पाने के लिए क्या हुआ? एंटाइटल होगा, यानी कि पाने का पात्र होगा। ठीक है, दूसरा क्या? जब कर्मकार कारखाने में किसी सप्ताह 48 घंटों से अधिक काम कर ले। 48 घंटे देखो कितना होता है सप्ताह में, बोला सप्ताह में कितने? 6 दिन तो होंगे। तो ठीक है, 48 को 6 से डिवाइड करो, 6 8 48, यानी कि 8 घंटे से ज़्यादा उन्होंने ड्यूटी कर ली, तब भी वो क्या होगा? अतिरिक्त मजदूरी पाने का हकदार होगा। ठीक है, तो इसलिए ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। एक सेकेंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 21 है कर्मचारी राज्य बीमा की धारा 8। ठीक है, धारा 8 जो है तो वो क्या बताती है? वो बताती है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 निगम सदस्य होंगे। ठीक है, तो यानी कि अब देखो इसमें थोड़ा सा समझ लो कि स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट के तहत जो स्टैंडिंग कमेटी होगा उसमें कितने मेंबर होंगे? तो एक तो अध्यक्ष होगा, ठीक है, यानी कि चेयरमैन होगा, और 3 मेंबर होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल कितने होंगे? 4 मेंबर होंगे। किसमें? स्टैंडिंग कमेटी में, इंश्योरेंस स्टेट स्टैंडिंग कमेटी में। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 में बोल रहा है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में जो पेनल्टी है, पेनल्टी कौन से चैप्टर में है? तो चैप्टर 7 में। ठीक है, देखो मैं फैक्ट्री वाले याद करा दूंगा। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के जितने आएंगे वो मैं याद कराता चलूँगा। फैक्ट्री के हो गए, क्योंकि ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनको भी याद कराने बैठूँगा तो हौच पौच हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बस वो याद कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। एक तो फैक्ट्री एक्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, तो इनके सेक्शन में याद कराऊंगा। ओके, तो इनका कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी देख लो पेनल्टी क्या है? 7। ठीक है, पेनल्टी का कौन सा है? 7। अब पेनल्टी को कैसे याद रख लेंगे? पेनल्टी माने क्या होता है आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे कि 7 पेनल्टी लगाई थी, 7 पेनल्टी लगाई थी, तो 7 यानी कि चैप्टर 7। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी सेक्शन, जस्ट 1 सेकंड, हाउ मेनी सेक्शन आर देयर अंडर द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट? तो कितने सेक्शन है भाई? 100 सेक्शन है। ठीक है, और 3 शेड्यूल है, ये याद रखें, 3 शेड्यूल है, 100 सेक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जो 2 का 1 है, ठीक है, 2 का 1 जो है एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट में जो सेक्शन है 2 का 1, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आती है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? ठीक है, तो क्या क्या आता है? वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आता है, मेजर पोर्ट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, लेकिन नहीं आता तो क्या नहीं आता? विश्वविद्यालय नहीं आता। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं आती। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विश्वविद्यालय नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एंश्योर, एक सेकेंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 25 है कर्मचारी के लिए सफाई स्वास्थ्य कल्याण की व्यवस्था करने का उद्देश्य है। तो किसमें है? फैक्ट्री एक्ट में। देखो ये चैप्टर 3 है, सफाई जो बताया है। ठीक है, स्वास्थ्य हेल्थ को चैप्टर 4 में रखा गया है, और वेलफेयर यानी कि कल्याण को किस में रखा गया? चैप्टर 5 में। तो थर्ड जो है चैप्टर 3 हमारा सेफ्टी की बात करता है, 4 स्वास्थ्य की और 5 कल्याण की। तो कारखाना अधिनियम इज द करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, कर्मचारी अधिनियम 1948 की किस धारा में स्थायी समिति की शक्तियाँ वर्णन की गई है? तो सेक्शन 18 इज द करेक्ट आंसर। आप देखो एम्प्लॉइज, तो ये चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 91B जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो 91B की धारा कब जोड़ी गई थी? किस अधिनियम के संशोधन में? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 89 जो था संशोधन अधिनियम, उसके तहत 91 जोड़ी गई थी। किसमें? राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? इफ एनी पर्सन हु हैज़ कन्विक्टेड, एक सेकेंड, हु हैज़ कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 19 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट,
ठीक है, इज अगेन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्व कंट्रवेंशन ऑफ सम प्रोविजन ही शैल बी पनिश्ड ऑन द सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड। तो कितने साल का होगा, यानी कि 5 साल तक। ओके, यानी 5। हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा रोक के इसको पढ़ लीजिएगा और फिर समझ लीजिएगा कि बोलना क्या चाह रहे, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, 1-1.5 घंटे की वीडियो बनती है और फिर उसको एडिट करने बैठो, देखो एडिट करने में ये तुम्हें लग रही है 1 घंटे की वीडियो, ठीक है, लेकिन इसकी जो असल लेंथ होती है वो होती है 2 घंटे, 2 घंटे लग जाते हैं मुझे को, ठीक है। लेकिन उसको एडिट करता हूँ तो एडिट करने के बाद थोड़ी सी काटा पीटी होती है, तो इस वजह से वो 1 घंटे की वीडियो हो जाती है। ओके, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, सब्सक्राइब तो करना बनता है, तो बना देना यार, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी मेहरबानी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। मैंने अभी तक 3 वीडियो डाली हैं, लेकिन पता है क्या हुआ, 1612 सब्सक्राइबर थे, 1620 ही हुए, यानी कि 8 लोगों ने सब्सक्राइबर किया है, तो आप समझ लो मेहनत की कदर नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। 29 सेक्शन 51 है, तो सेक्शन 51 जो है, नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, नो एडल्ट वर्क शैल बी रिक्वायर और अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री, तो कितना, मोर देन 8 आवर ए डे, ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा जो है कोई भी एडल्ट वर्कर काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यानी कि परमिटेड नहीं किया जाएगा, अलाउड नहीं किया जाएगा। ओके, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं किया जाएगा कोई भी कर्मकार किसी कारखाने में काम करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत किसके पास नियम बनाने की साधारण शक्ति है? साधारण शक्ति है, जनरल पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण करने की शक्ति किसके पास है? अपराध का विचारण, अब ये बताओ क्या आप समझोगे, मतलब हिंदी में, थोड़ा सा यार इंग्लिश में आ जाओ। देखो इंग्लिश में देखो क्या, ट्राई एनी ऑफेंस, हैविंग पावर टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर ये, ठीक है, तो ये किस पे है पावर, ठीक है, तो किस पे पावर है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 32। हु इज़ द यंग पर्सन अंडर द फैक्ट्री, तो कौन है यंग पर्सन? देखो एडोलेंस, ठीक है, यंग पर्सन। अब चाइल्ड तो होगा नहीं, चाइल्ड तो क्या है, बच्चा तो बच्चा ही है, 15 साल से कम का बच्चा, 15 साल जिसकी उम्र नहीं हुई हो, 15 साल से छोटा हो, तो वो क्या कहलाता है? चाइल्ड। तो ये तो है नहीं यंग में, यंग में कहाँ से आ जाएगा? लेकिन 15 से 18 के बीच में जो होता है, या तो 15 हो लेकिन 18 से छोटा हो, तो वो कौन होगा? एडोलेंसेंट होगा, ठीक है। तो बोथ ऑफ द अबव नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा एडोलेंसेंट, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 18 ईयर में नहीं आएगा, 18 ईयर पर्सन अबव 18 ईयर क्या कहलाता है? एडल्ट कहलाता है। आई टोल्ड यू द अर्लियर वन इन द वन क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 33। सो अंडर विच सेक्शन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट आर गिवन? ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट आर गिवन, ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 40। क्वेश्चन नंबर 34, दो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है सेक्शन 6 में दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35। एनी पर्सन हु विलफुली डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन इन रिफर टू इन सेक्शन 21, ठीक है, सेक्शन 21 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शैल बी पनिशेबल अंडर इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म ऑफ विच। थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। तो धारा 21 के किसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करेगा, वह दंडनीय होगा उस कारावास से जिसकी अवधि होगी, तो जिसकी अवधि होगी 2 साल, ठीक है, 2 साल की अवधि होगी, तभी जो है क्या हुआ, जानबूझकर प्रकट करेगा, वह दंडनीय होगा, ठीक है। अगर उस कारावास से वो दंडनीय है तो वो जानबूझकर इस चीज़ को प्रकट करेगा, जानकारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किस मामले में हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, देखो उच्च अगर उच्च आ रहा है तो हाई कोर्ट, उच्चतम आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट है, तो किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक नियोक्ता, अब नियोक्ता कौन होता है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में, चलो देख, एक व्यक्तिगत कर्मचारी, ठीक है, और एक व्यक्तिगत कर्मचारी यानी कि इंडिविजुअल पर्सन और एक एम्प्लॉयर, ठीक है, के बीच विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं है, तो ये किस में है? सेंट्रल प्रोविंस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। अब ये देखो थोड़ा केस आया तो केस को हम याद कर लेते हैं क्या, एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल, एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल, तो एम्प्लॉयर जो है वो किस में होगा? तो एम्प्लॉयर जो है ये कंपनी है सेंट्रल प्रोविंस ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में, ठीक है, और इंडिविजुअल जो है तो इंडिविजुअल कौन है? रघुनाथ गोपाल पटवर्धन, ठीक है, इंडिविजुअल कौन है? व्यक्ति कौन है इसमें? रघुनाथ है, ओके, और एक कंपनी होगी और एक ही होगी, देखो इसमें भी कंपनी है और तो कई कंपनी है, एक इसमें कंपनी नज़र आ रही है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ये सेंट्रल लेवल की कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉयर किसका है? सेंट्रल लेवल की ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। विच सेक्शन ऑफ द, ओके, तो क्या बताता है, मेक
गवर्निंग मेक रूल फॉर पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन टू दिस एक्ट। तो किस में दिया हुआ है? सेक्शन 38 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट डील्स विथ क्लीननेस। कौन सा? सेक्शन 11। आगे बढ़ते 39। तो ये दोस्तों लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कॉन्सलेशन ऑफिसर किस में दिया हुआ है? ड्यूटीज ऑफ कॉन्सलेशन ऑफिसर सेक्शन 12 में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हजार्डस प्रोसेस जो है, ठीक है, वो किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 भी है। अब हजार्डस प्रोसेस देखो फैक्ट्री एक्ट का आ गया थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़े से याद कर लेते हैं। सॉरी, तो मैं पीछे कह चुका हूँ कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल के याद करेंगे। और कितने हैं इसमें? यहाँ से है शायद, एक सेकेंड। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, यहाँ देखो ड्यूटीज़ एंड कोड। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है? सेक्शन 14। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 14। ठीक है, 14 ही तो बोल रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ड्यूटीज़ ऑफ कोर्ट। तो इसको हम इसके जो ट्रिक बना लेंगे, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। देखो एक तो होता है 13वीं कब होती है? कोई मर जाता है तो उसकी भी होती है। ठीक है, तो 13वीं बना के हम 14 को क्या जाएंगे? ड्यूटी पे जाएंगे अपनी। 13वीं बना ली, तो 13 के बाद 14 को हम क्या करेंगे? ड्यूटी जाएंगे। तो ड्यूटी कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ ड्यूटी। तो सेक्शन 14 यानी कि 14। तो ऐसे याद रख लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6। तो एक सेकेंड, अब इसको ऐसे याद रख लेंगे कि कोर्ट की इंक्वायरी 6 घंटे तक चली थी। 6 घंटे तक कोर्ट की इंक्वायरी चली। ठीक है, यानी 6 घंटे तक इंक्वायरी करी मेरे से कोर्ट में। 6 घंटे तक इंक्वायरी करी मेरे से कोर्ट में। आगे देखते हैं और कौन सा। सॉरी, ये वाला तो हम कर चुके हैं। सेंट्रल लेवल का एम्प्लॉयर था। ठीक है, तो ये तो याद ही होगा। हाँ, 37 था। 37 में हमारे क्या याद रखना है? गवर्निंग कैन मेक रूल ऑफ पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो अड़ता है, 38, इसको क्या बोलते हैं? अड़ती। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अड़ती है। ठीक है, अड़ती है। कब अड़ती है? जब गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है, समुचित सरकार, ठीक है, समुचित सरकार अपने रूल बनाए। ठीक है, किसके लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग, अपना इफेक्ट डालने के लिए अपने रूल बनाए। तो ये जो लड़की है वो क्या करती है? इस पर अड़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रूल बना रही है कि मैं उसको मानने लग जाऊँ। ठीक, तो वो उस पर क्या कर रही है? अड़ रही है। तो अड़ रही है, 38 ऐसे याद हो जाएगा। ओके चलो आगे याद करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। सो ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 फैक्ट्रीज एक्ट का है, डील्स विद क्लीनलीनेस। ठीक है, क्लीनलीनेस यानी कि देखो अब ये क्लीनलीनेस है ना, क्लीनली का एल और ये एल क्या हो जाएगा? एल 11, सेक्शन 11। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 है, तो इसको देखो, अब इसको तो आप मिला लो क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ। 40 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या है हमारा? यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूटीज़ और एक सेकेंड, ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर। ठीक है, कंसीलेशन ऑफिसर यानी कि 12। अब देखो इसको कैसे याद रखनी है? कंसीलेशन माने क्या होता है? सुलह अधिकारी। तो सुलह अधिकारी है। ठीक है, तो सुलह अधिकारी का काम क्या होता है? बार बार सुलह कराना, बार बार सुलह कराना। तो बार यानी कि 12 कंसीलेशन ऑफिसर। ओके, ठीक है, तो कोई सेक्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 द फैक्ट्री एक्ट ऑफ द हजार्डस प्रोसेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, बार बार आ सकता है। तो हजार्डस प्रोसेस क्या है? खतरनाक प्रक्रिया। तो हजार्डस को हम कैसे याद रखेंगे? तो हजार्डस की कैसे हो जाएगी? सीबी से आप याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कारखाने से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलती है। तो कार्बन यानी कि सीबी, इस तरीके से सीबी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 इज, तो इसमें बताना है हमारा सही कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में किस मामले में न्यायालय ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है हड़ताल पर जाने का, तो ये कौन है? टी.के. रंगराजन मामला, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? सभी कर्मचारी कर्मगार हैं। हाँ बिल्कुल, सभी कर्मचारी कर्मगार नहीं हैं, बिल्कुल ये भी होगा। देखो सभी कर्मचारी कर्मगार हैं यानी कि कोई जितने भी काम कर रहे हैं तो वो कौन है? एम्प्लॉयर, वर्कमैन ही तो हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑफिसर जो होंगे वो वर्कमैन नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि देखो सभी कर्मचारी कर्मगार है तो ऐसा तो नहीं है, कुछ ऑफिसर भी तो होंगे। ठीक है, ऑफिसर हैं तो वो नहीं होंगे, या फिर ऐसा हुआ है कोई कंपनी का मालिक है, एमडी है,
मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो क्या कामगार है? ऐसे तो नहीं। तो सभी कर्मचारी कामगार है, तो ये तो ऑप्शन पहले गलत हो गया। सभी कर्मचारी कामगार नहीं है, बिल्कुल सही है, सभी कामगार कर्मचारी हैं, यानी कि सारे वर्कमैन एम्प्लॉई हैं, हाँ तो ये कह सकते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन बी एंड सी इज़ द करेक्ट। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखो इसमें थोड़ा सा आप याद रखना। देखो इस चीज़ को आप दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन बस मैं फॉर सेक ऑफ ट्रिक, ठीक है, मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये वाला जो केस है, इस केस में देखो कहीं भी आए ये सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर तुम्हें कहीं भी दिखे, ये आपको देखो ट्रस्ट एंड इक्विटी में भी दिखा हुआ है यही वाला केस, ठीक है, यही केस ट्रस्ट एंड इक्विटी में भी दिखा है जो है, और क्रिमिनोलॉजी करके एक चैप्टर है वहाँ भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं होगा तो वहाँ विशाखा आ जाएगी, ठीक है। तो विशाखा के साथ क्या हुआ था? सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, वर्किंग वुमेन थी, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो बस यही चीज़ याद रखना है, विशाखा, ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 है। 46 में बोल रहा है कि किस संगठन के साथ बाल श्रम को रोकने के लिए भारत के श्रम मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो कौन था? देखो इसका जो सही आंसर है वो है यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ इज़ द करेक्ट आंसर। लोग बाग ILO लगाएंगे, ILO मत लगाना, ठीक है, ILO नहीं था। ILO का जो है गठन हुआ है 1920 में, ठीक है, 1919 में, ठीक है, 1919 में हुआ है। तो वहाँ तो भारत जब क्या था, स्वतः सॉवरेन तो था ही नहीं, सॉवरेन राष्ट्र था ही नहीं, ठीक है। भारत जो गवर्न करता था, कौन करता था? ब्रिटिश रूल ही तो करता था। ब्रिटिश रूल कहाँ से हो जाएगा? तो ये कहाँ से? भारत का श्रम मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय जो श्रम मंत्रालय था, तो उनका जो समझौता ज्ञापन हुआ था पहली बार, वो यूनिसेफ के द्वारा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता 47। हाउ मेनी टोटल सेंट्रल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल कॉमन लेबर कोर्ट हैव बीन सेटअप अंडर द प्रोविजन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कितने न्यायाधिकरण है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ठीक है। तो इसको देखो, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? IDA, ठीक है, शॉर्ट में बोलेंगे IDA, ठीक है। अब इतना लंबा लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, तो मुश्किल लगता है। IDA के प्रावधानों के अंतर्गत कुल कितने केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायालय बनाए गए? ठीक है, केंद्रीय सरकार एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सह श्रम न्यायालय स्थापित किए गए। तो कितने किए गए हैं? टोटल 22 किए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो आगे बढ़ते 48। निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि अगर सदस्य सदस्यता शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो व्यापार संघ का सदस्य नहीं रह सकता? तो व्यापार संघ या ट्रेड यूनियन होती है एक, हर जो कंपनी होती है तो उसकी हर कंपनी या वर्कर मैनों की अपनी एक यूनियन होती है। तो यूनियन के लिए जो फीस लगती है, तो हर सालाना एक फ़ीस भी जमा होती है यूनियन द्वारा, ठीक है। तो वो फीस की कह रहे हैं कि जो भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा कौन सा, तो वो सदस्य नहीं रह सकता। तो ये कौन सा था? ACC वर्कर यूनियन, ठीक है, ACC सीमेंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। ACC सीमेंट वर्कर जो है वो अपनी यूनियन बना रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे उसमें, बस ऐसे याद रखिएगा। ओके, सो थोड़ा सा इसको नहीं है। ओके चलो बढ़ते हैं 49 क्या बोलता है? ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये किसमें? सेक्शन 9। ओके आगे बढ़ते हैं। अपील अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन एक्ट अंडर सेक्शन 11 में जो है वो किसी रजिस्ट्रार के निर्णयों और आदेश के विरुद्ध व्यापार संघ अधिनियम के अंतर्गत अपील की जा सकती है। किसमें? तो हाई कोर्ट में भी की जा सकती है, लेबर कोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच लिस्ट मैटर श्रम कानून के संबंधित मुद्दे आते हैं? तो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कॉन्करेंट में आते हैं। तो श्रम कानून के जो है मुद्दे जो हैं वो राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों के अंडर में आते हैं, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। मानव श्रम की मर्यादा और श्रम के हित को मानव की तरह सुरक्षित और सहेजने की आवश्यकता को संविधान में अध्याय 3 के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत बताया गया है? ठीक है, अब देखो श्रम के हित यानी कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर कोड तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो अनुच्छेदों में हमारा अनुच्छेद ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो 16 आता है हमारा अनटचेबिलिटी, 19 आता है राइट टू स्पीक, ठीक है, बोलने का अधिकार, ये क्या है? छुआछूत का अधिकार, मतलब वो आ जाता है अनटचेबिलिटी का, ठीक है। 23 आ जाता है बाल श्रम का आता है, शायद ऐसे आता है, ठीक है। तो ये सारे अधिकार आते हैं। 24 हमारा आता है शायद राइट, थोड़ा याद नहीं है, ठीक है। चलो इसको याद रखें, बस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये चारों सेक्शन जो है हमारे किसके? मानव यानी कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर के बारे में और प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं ये चारों सेक्शन, चारों आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो सामाजिक न्याय होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए, साम्य भी होनी चाहिए, सामाजिक बैठक का क्या मतलब, और सोशल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ओके, व्हेन डिड द चाइल्ड लेबर एंड रेगुलेशन 1986 कम इनटू फोर्स? तो कब आया था? 23 दिसंबर 1986।
आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 कम इनटू फोर्स, तो 23 अप्रैल 1936। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द ट्रेड यूनियन एक्ट कम इनटू फोर्स, तो 1 जून 1927। वैन द फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन वाज एस्टेब्लिश, तो 1920 में हुई थी। कौन सी हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ये पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। AITUC यानी कि पहली जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन है इंडिया की, याद रखिएगा। पहली जो संगठित व्यापार संघ है, यानी कि पहली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो याद रखना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। तो ये कब स्थापित हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 में। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, तो कौन सी है? 1920 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते 58, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रजिस्ट्रीकृत व्यापार संगम पर लागू नहीं होते हैं? तो यहाँ पे क्या बोला है? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, आर नॉट एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो किस पे? कंपनी अधिनियम पे नहीं लागू होते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड। ओके, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती कहाँ पे? कंपनी अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं 59 बोलता है कि जो ट्रेड यूनियन है में राजनीतिक प्रायोजनों के पृथक निधि का गठन, यानी कि सेपरेट फंड की बात करें। सेपरेट फंड किसमें? 16 में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। माइनर हैव राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन व्हेन ही इज़ अटेन हिज एज। अब देखो, अवयस्क यानी कि वयस्क नहीं हुआ है, एडल्ट नहीं है, या तो एडोलेसेंट होगा या फिर क्या होगा? चाइल्ड होगा। व्यापार संघ का सदस्य बन सकता है अगर उसने आयु प्राप्त कर ली है। तो कितनी कर ली है? 15। अगर वो 15 का हो गया है, यानी कि एडोलेसेंट हो गया है, तो वो क्या कर सकता है? वो ट्रेड यूनियन का भाग बन सकता है, यानी कि उसमें रजिस्टर्ड कर सकता है। तो कौन कर सकता है? अब ये क्वेश्चन भी एक बन जाता है कि कौन जो है ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है? तो कौन बन सकता है? एडोलेसेंट जो होगा, जो जिसने 15 या 15 से प्लस की एज और 18 से छोटा हो। ठीक है, ये मतलब कि 15 प्लस एज जिनने पूरी कर ली है, वो कौन होगा? उसको रजिस्टर्ड कर सकता है ट्रेड यूनियन के लिए। आगे बढ़ते हैं 61। जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है, तब विघटन की सूचना जिस पर उस व्यवसाय संघ के 7 सदस्य और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे, तो रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। कितने दिन के अंदर? तो विघटन के 14 दिन के अंदर भेजी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो। ये जो मैं पेपर बना रहा हूँ 2021 का है, इसकी PDF आपको, ठीक है, इसकी PDF आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं और ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं विद टिक। जो टिक लगे हुए हैं ना, उसके साथ साथ, यानी कि सही आंसरों के साथ जो है आप अपनी पेपर ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, 1 सेकेंड। तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं विद टिक। ठीक है, याद रखिएगा, टिक के साथ लगे हुए हैं और वो डाउनलोड कर सकते हैं। 2021 का होगा, 2022 का होगा और 2023, यानी कि 3 सालों के पेपर उसमें मिल जाएंगे आपको। तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने का फ़ायदा ये है, देखने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, वहाँ आप रट सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, लेकिन अगर घुमा के पूछ लिया ना, तो आप डेफिनेटली गलत करके आएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समझ के भी चलिए। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पेनल्टी एंड प्रोसीजर, ये किस में दिया हुआ है? ट्रेड यूनियन के चैप्टर 5 में। ठीक है, P फॉर पेनल्टी, P फॉर 5, ऐसे याद रखिए। P फॉर पेनल्टी, P फॉर 5। ठीक है, पेनल्टी, P फॉर प्रोसीजर, प्रोसीजर एंड पेनल्टी, P फॉर प्रोसीजर, P फॉर पेनल्टी, P फॉर 5, ऐसे याद रख लें। ठीक है, तो चैप्टर 5 आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, चलो इसका क्या है? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है ये कौन से सेक्शन में दिया है? तो 2E में दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2E। आगे बढ़ते हैं 64। विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल हैज़ गिवन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है, ठीक है, रूल बनाने की, तो वो किसमें? सेक्शन 15 में। आगे बढ़ते हैं। अंडर द विच सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1986 अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी किसमें? सेक्शन 2A में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बाल और किशोर श्रम 1986 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बच्चे को अनुमति दी जाएगी अगर वह अपने परिवार की मदद करता है, लेकिन उसके स्कूल के घंटों के बाद या छुट्टियों के दौरान। बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। ओके,
आगे एक मिनट, ओके, तो लिंक दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 प्रोविजन ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर किस में दी गई है, डेलीगेशन ऑफ पावर है 25 में, ठीक है, ऑप्शन 20, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जो अंडर सेक्शन 13A ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने द्वारा नियोजित व्यक्ति, उनके द्वारा किए गए काम और उनको दी गई मजदूरी, ठीक है, तो वो इस सब के बारे में अपने रजिस्टर्ड में रखेगा, ठीक है, इसके रजिस्टर्ड में लिखेगा इसके बारे में, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। आगे देखो, कम से कम 5 वर्ष की सेवा करने के बाद कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसको ग्रेच्युटी देगा, ठीक है, देख लो आप ये कैसे उपदान संदेह, जो इंग्लिश में आप सुन लोगे तो भाई याद रहेगा, हिंदी में तो गुड़ गोबर होता है यार, ये बात तो मान लो, तो उसको उपदान यानी कि ग्रेच्युटी देगा, ठीक है, तो ग्रेच्युटी कितनी होगी, ग्रेच्युटी पेबल होगी, तो उसकी अधिवार्षिता उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर, ठीक है, उसके रिटायरमेंट पर देगा, या उसका दुर्घटना हो जाए, या उसका सुपर एनुएशन हो जाए, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ठीक है, या तो वो रिटायरमेंट हो जाए या दुर्घटना हो जाए, तो तभी जो है उसकी ग्रेच्युटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते 70, तो 70 का है कि निरीक्षक से संबंधित प्रावधान मजदूरी संदाय अधिनियम, पता नहीं क्या है, प्रोविज़न ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर किसमें, 7B में, ठीक है, प्रोविज़न फॉर इंस्पेक्टर क्या है, 7B में। आगे बढ़ते हैं 71, तो विच सेक्शन ऑफ द पेमेंट वेजेस एक्ट एम्प्लॉय पर्सन हैज़ बीन डिफाइंड, तो 2IA, एम्प्लॉयड पर्सन किसमें है, 2IA। आ गया दोस्तों, ये देखिए इसका सही आंसर है 26, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि ये लिखा क्या है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, तो प्रबंध अभिकर्ता के अंतर्गत नियोजक के अधीन व्यक्तिगत प्रबंधक आता है, इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब एकदम करेक्ट है, ये सारे जो मैंने लगाए हैं ये मैंने ही लगाए हैं, ठीक है, ये मैंने लगा के और फिर मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, और यही टिक आपको जो है, आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको यही टिक मिलेंगे, ठीक है, तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो कर्मचारी, तो ये जो बड़े बड़े हैं मैं दोस्तों इनको नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाती है तो जिसमें मैं एडिट करता हूँ वो सॉफ्टवेयर भी हैंग करता है, क्योंकि 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है उसको, तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, वो हैंग करता है तो फिर चीज़ सही से नहीं बैठ पाती। कर्मचारी स्वच्छता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल, शारीरिक, भावनात्मक, तीनों होने चाहिए यानी अपर्याप्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर द कॉर्पोरेशन जो है वो कॉर्पोरेशन किससे मिलकर बनता है, ठीक है, तो कॉर्पोरेशन में कितने मेंबर होते हैं, एक तरीके से ये समझिए, तो एक अध्यक्ष होता है जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है, और एक कौन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और 5 से अधिक व्यक्ति जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ठीक है, तो 5, 6, 7 टोटल होंगे 7, ठीक है, तो याद रखिएगा जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन में कितने मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अंडर सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड, ये जो है ये किस में दिया गया है, ये गया है 26, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कर्मचारी राज्य बीमा निधि जो है ये किस में दी गई है, 26 में। आगे है कर्मकारों को की छटनी के लिए पूर्वभात्य शर्तें, अब देख लो यार तुम क्या है, मतलब कंडीशन प्रेसेडेंट टू रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कमैन आर प्रोवाइडेड, रिट्रेचमेंट माने होता है दोस्तों छटनी करना, ठीक है, छटनी यानी कि जैसे कि वर्क, मान लो कि कोई कंपनी में एम्प्लॉई है, 5 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो जो बॉस है, बॉस ने क्या किया कि तुम तीनों जाओ, हटो, मेरी कंपनी में काम मत करो, तो ये छटनी कर रहा है, ठीक है, तो इसे ले ऑफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ले ऑफ भी बोलते हैं और रिट्रेचमेंट भी बोलते हैं। तो कंडीशन प्रेसेडेंट टू रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कमैन, ठीक है, वर्कमैन की छटनी जो है वो किस में दी गई है, तो 25F में दी गई है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, उसने 65 की आयु प्राप्त कर ली है, 65 पे तो रिटायरमेंट होता है, फिर उसके बाद क्या करेगा बन के, तो इसमें बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो नियुक्त कब नहीं हो सकता, जब तो 65 की उम्र तो पैसे कर लिया, वो इंडिपेंडेंट पर्सन भी नहीं है, इसीलिए वो नहीं बन सकता, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि कौन जो है करंटली लेबर मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर थे भूपेंद्र यादव, ओके, भारत का श्रम मंत्री जो है वर्तमान में वो है भूपेंद्र यादव। आगे बढ़ते 81, कौन सी पहली संविधि बोले तो विच ऑफ द अर्लिएस्ट स्टैट्यूट, ठीक है, स्टैट्यूट
अब देख लो यहाँ पे संविधि जिसने एम्प्लॉयर तथा उसके एम्प्लॉई उसके वर्कमैन के संबंध को निगमित किया। तो किसने किया? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है तो उसने क्या किया है? रिलेशन बनाया किसमें? एम्प्लॉई एंड वर्कमैन के बीच में। ठीक है, आगे विच शेड्यूल ऑफ द IDA पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो 4 शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, 4 शेड्यूल में ये दिया हुआ है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस IDA की। यह पता करने के लिए कि व्यक्ति नियोजक है यानी कि एम्प्लॉयर है या नहीं, तो यह देखा जाएगा कि क्या देखा जाएगा? मजदूर पर आर्थिक नियंत्रण है कि नहीं है। बिल्कुल। क्या निरंतर नियोजन है? क्या वो कंटिन्यू काम कर रहा है? क्या? हाँ बिल्कुल। तो यानी ऑप्शन A एंड B सही है, ऑप्शन D C इज़ द करेक्ट आंसर। डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 बिगनिंग। तो बाल श्रम जो है ये अधिनियम है बाल श्रम वाला, तो इसके अनुसार दिन का मतलब होता है 24 घंटे की अवधि जो शुरू होती है। शुरू कहाँ से होती है? तो मिडनाइट से जो शुरू होती है। अब देखो 24 घंटे भाई कहाँ से होगा? नून से स्टार्ट होता है दिन का। नया दिन कब से शुरू है? रात के 12 बजे से तो शुरू होता है, 12 AM। रात के 12 बजे से तो शुरू होगा, जब ही तो होगा 24 घंटे। तो वो 24 घंटे की बात करें कब से होगा? अर्धरात्रि। ठीक है, मिडनाइट। आगे एज पर द चाइल्ड लेबर 1986, ये चाइल्ड शुड नॉट बी परमिटेड टू है वर्क बिटवीन। तो जो चाइल्ड है, बालक है, बालक को काम करने की अनुमति नहीं है। कितने टाइम के? 7 बजे से यानी कि 7 PM यानी कि रात में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, नाइट ड्यूटी आप नहीं दे सकते किसी भी चाइल्ड को। बच्चे को नाइट ड्यूटी 7 PM यानी कि 7 बजे के बाद उसको काम नहीं करने दिया जाएगा किसी भी हालत में, ये कानूनन अपराध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86। हाउ मेनी टोटल सेक्शन आर देयर इन फैक्ट्रीज एक्ट? तो 120। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें? 120 फैक्ट्री, एक सेकेंड, ओके। तो दोस्तों इसका तो याद ही रहेगा 120, तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 87। हाउ मेनी टोटल सेक्शन आर देयर इन एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट? तो इसमें कितने हैं? 100 है। ठीक है, 120 फैक्ट्री में है, एम्प्लॉय वाले में कितने हैं? 100 है। तो एक तरीके से ऐसे याद रख लो, फैक्ट्री जो है एक मिनट, फैक्ट्री 120, एम्प्लॉय 100। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो 120 कैसे याद रख लेंगे? फैक्ट्री स्थापित हुई 1200 में, ऐसे याद रख लो, 1200 में स्थापित हुई। ठीक है, जिसमें 100 आदमी रखे गए। ठीक है, 100 एम्प्लॉय रखे गए, इस तरीके से आप याद रख लो। तो 100 एम्प्लॉय रखे गए, 1200 में ये कंपनी स्थापित हुई। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन हु इज़ एक सेकेंड पार्टी टू डिस्प्यूट शैल बी एंटाइटल टू रिप्रेजेंट एनी पेसेंडेंट अंडर दिस एक्ट। वह कर्मकार जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्रवाई में उसका प्रतिनिधित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की जिसका वह सदस्य कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी, यानी ऑप्शन A इज़ द करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन A इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 89। इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो इम्यूनिटी क्या है? जो धारा 17 में किसके विरुद्ध छूट प्राप्त है? तो किसके विरुद्ध छूट प्राप्त है? तो आपराधिक षड्यंत्र किंतु पूर्ण नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सीय प्रतिनिधि कर्मकार नहीं है, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन नहीं है? तो ये किस में कहा गया था? JJ देशनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब देखो ऐसे याद रख लो, मेडिकल की बात हो रही है। ठीक है, मेडिकल में क्या है? देखो एक आती है ना जॉनसन एंड जॉनसन करके एक फार्मा कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन, आपने सुनी होगी। ठीक है, तो वो किससे रिलेट करती है? मेडिकल से रिलेट करती है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, जॉनसन एंड जॉनसन डाचिन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे 91। प्रोविज़न रिगार्डिंग द अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेशन होता है मतलब मिलना। ठीक है, यानी कि मिक्स कर देना। ऑफ ट्रेड यूनियन, तो अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन किस में दिया गया है? तो ये किस में है? सेक्शन 24 में, ट्रेड यूनियन एक्ट। आगे है फर्स्ट कम आउट लास्ट गो, पहले आओ लास्ट में जाओ, एंड द लास्ट कम फर्स्ट गो रूल। ये किससे एसोसिएट करता है? ये करता है तालाबंदी यानी कि लॉकआउट। ठीक है, तो ये आप समझिएगा लॉकआउट क्यों है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ 95। व्यापार संघ अधिनियम 1926 की धारा 9A अनुसार व्यापार संघ का सदस्य बनने की न्यूनतम अर्हता है क्या है? 10% या 100% कामगार। 10% या 100% कामगार हैं तो क्या होगा कि 9A के तहत व्यापार संघ का सदस्य बनने की न्यूनतम अर्हता है। ठीक है, यानी कि व्यापार संघ कब बन सकता है? या तो 10% हो या फिर 100 कामगार हो। ठीक है,
तब बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 94, व्यापार संघ के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का प्रावधान व्यापार संघ की किस धारा में दिया गया है? तो रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए किस में दिया? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अंडर सेक्शन 10। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आगे, हर कारखाने में विहित प्रकार के पर्याप्त शौचालय मूत्रालय का स्थान दिया जाता है। तो ये किस में दिया गया? सेक्शन 19 में है। ठीक है, किसके बारे में दिया है? सेक्शन 19 में लैट्रिन एंड यूरिनल एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये आप जानते हैं शौचालय मूत्रालय की बात हो रही है, तो 19 में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन द फैक्ट्री एक्ट 1948 फेंसिंग ऑफ मशीनरी 21। ठीक है, तो फेंसिंग ऑफ मशीनरी, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि बच्चों के काम करने पर प्रोहिबिट प्रतिबंध लगाता है, तो कौन सा है? आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 24 है कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे बात करते हैं इसका कि इसमें जो है मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहा है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको सरकार द्वारा यानी कि कंपनी द्वारा कुछ छुट्टियाँ दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 42 में दिया हुआ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में दिया हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो उसके सेक्शन 42 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 99 बोला है कि इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 डील विद द रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये कौन सा इसका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेक्शन 10। डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के बारे में किस में दिया? सेक्शन 10 में दिया है। और हु वाज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये कौन है? जगजीवन राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये पक्का आएगा और मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी है, ये ना आए तो मेरी वीडियो मत देखना। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए। और 2023 का जो पेपर है वो मैं अभी डालूंगा, 2022 का, 2023 का, तो वो अभी मैं डालूंगा। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपसे ये वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, चलो अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।